Hello guys and welcome to the highlights and discussion of India वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ टेस्ट मैच डे वन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गया पूरे दिन का खेल। जहां टॉस पे बवाल उठा था, जहां टॉस जीत के बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है उस पर सवाल उठा था। रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया था। बुमराह नए साल पे कप्तानी करते नजर आए। टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फिर से धराशायी हुआ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स फिर से हावी रहे और उसके बाद दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया को एक लड्डू मिल चुका है, एक विकेट मिल चुका है। तो पूरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा उसको बारीकी से डिस्कस करते हुए चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की हाइलाइट्स और एनालिसिस और डिस्कशन वीडियो का। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ घटा था दिन के खेल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैच शुरू होने से पहले जैसे ही हमें पता चला टॉस जीता है यहाँ पे इंडिया ने और इंडिया ने बैटिंग का फैसला लिया था। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत अच्छा था। बहुत लोग बोल रहे हैं गलत डिसीजन है, बट मैं चाहता हूँ टीम इंडिया चौथी बैटिंग तो कहीं से ना करे, बस पहली और तीसरी बैटिंग करो, क्योंकि पहली तीसरी बैटिंग करने के बाद हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन होता है टेस्ट मैच को ड्रॉ करने का। चौथी पारी में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो हमें ब्रिस्बेन में भी करना होता तो भी हमें डिफ़िकल्ट होता, बट वो बारिश की वजह से हम बच गए थे। बट मेलबर्न में भी हम नहीं कर पाए थे ड्रॉ, ऑल आउट हुए थे और 7 विकेट आखिरी दिन फटाफट से गिरे थे हमारे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टॉस जीता था इंडिया ने। और इंडिया को, जो पूरे देशवासियों को सबसे बड़ी दो न्यूज़ मिली थी वो तो कल ही मिल चुकी थी कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, तो बुमराह ओपनिंग कप्तानी करते नजर आएंगे। ओपनिंग पे वापस केएल राहुल जाएंगे जायसवाल के साथ और 3 नंबर पे शुभमन गिल की वापसी होगी। उसके अलावा आकाशदीप सिंह इंजर्ड थे तो उनके जगह पे प्लेइंग 11 में हमें देखने को मिले प्रसिद्ध कृष्णा। मेरा तो थॉट था कि हर्षित राणा चाहिए भाई, क्योंकि सामने सैम कॉन्स्टार्स है, वो ज़्यादा अग्रेसिव है और ज़्यादा मुंह से ज़्यादा बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस कम कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरे को लगता था हर्षित राणा जैसा प्लेयर ज़रूरी था जो कि ज़्यादा फ्लाइंग किस देते हुए नजर आएंगे। तो एग्रेशन वर्सेस एग्रेशन और दोनों यंगस्टर देखने को मिलते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े शांत टाइप के बॉलर ज़रूर हैं, बट हमने उनको अभी देखा दिन का खेल खत्म होने पे बुमराह का जब सपोर्ट करना था तो वो भी आ गए थे कॉन्स्टार से भिड़ने के लिए। तो अभी जितना है प्लेइंग 11 इंडिया की सही नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कल अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी, जहां व्यू वेबसाइट को ऐड किया था मिचेल मार्च की जगह। उसके अलावा कोई खास बदलाव किया नहीं था, तो यहाँ प्लेइंग 11 कंफर्म हो गई थी। दिन के खेल की शुरुआत हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे, जहां रोहित शर्मा बाहर बैठे थे और जब टॉस होने वाला था उससे पहले पिच देखने आए थे रोहित शर्मा। ऐसा नहीं था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये एज अ प्लेयर आप हमेशा 15 का स्क्वाड में हो, आप हमेशा सोचोगे एज अ कैप्टन तो ये काम रोहित शर्मा करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, आज नहीं खेल रहा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अंदर का कैप्टन अभी भी उनके अंदर है। तो अभी भी वो गौतम गंभीर हो जाए, बुमराह हो जाए, विराट हो जाए, कोई यंगस्टर हो जाए, सबकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हेल्प ही नहीं करेंगे। तो ये इनका फ़र्ज़ बनता है तो उन्हें वो करते हुए नजर आए। टीम इंडिया को हमें उम्मीद थी कि एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि टॉस जीता है तो हमने लगभग 50% बैटल अपने नाम की हुई है। बस हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए था, जो कि हमें फिर से नहीं मिला। जायसवाल और केएल राहुल काफ़ी जल्दी आउट हुए। हमें जायसवाल से उम्मीद थी, क्योंकि जायसवाल शतक एक लगा चुके हैं इस पूरे दौरे पे और 2 बार 80s में आउट हो चुके हैं, एक बार 70s में आउट हो चुके हैं। बट दोनों की पारी थोड़ी लड़खड़ाई ज़रूर थी। और मिचेल स्टार्क स्कॉट बॉलैंड का तोड़ अभी तक टीम इंडिया नहीं निकाल पाई है। और टीम इंडिया को पहले दोनों झटके बहुत ही जल्दी लग गए थे और फिर से वही बात हो गई थी कि हम 20-30 ओवर के अंदर 2 विकेट खो देते हैं। और उसके बाद हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो पहले 20 ओवर के अंदर ही आता है बैटिंग करने, जिसकी वजह से बॉल पुराना नहीं होता है, बॉलर्स उतने ही अटैकिंग और उतने ही अग्रेसिव रह जाते हैं और हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। तो वो एक्सपोजर यहाँ पे भी देखने को मिला। 2 विकेट बहुत फटाफट से गिरे और उसके बाद गिल और विराट बैटिंग कर रहे थे, थोड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, शॉट्स अच्छे खेल रहे थे और पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल थे कि कौन से शॉट्स खेलने हैं, कौन से शॉट्स अवॉइड करने हैं, कहाँ की बॉल खेलनी है, कहाँ की बॉल छोड़नी है, वो सब बहुत अच्छे से डिसीजन बन रहा था। उसके बीच में एक ऐसा समय आता है जहाँ पे एक आउटसाइड एज लगता है विराट कोहली का, और वो मेरे हिसाब से तो आउट था। अगर आप मेरे से जनरली पूछोगे वो कैच हो चुका था। बट बोला जाता है, क्रिकेट का एक रूल है कि बॉल जब आपके हाथ में है तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ में, तब वो बॉल माना जाता है कि आपने कंट्रोल वे में कैच लिया था। तो वो स्टीव स्मिथ के हाथ से कंट्रोल जा चुका था, इसीलिए बोला गया कि वो नॉट आउट है। तो ये एक डिसीजन इंडिया के फेवर में ज़रूर आया, बट ये बहुत क्लोज कॉल था। अंपायर ने बहुत अच्छा एक चीज़ किया कि पूरा टाइम लेके अपना डिसीजन दिया, जो कि हमने इस पूरे पीजीटी में देखा है। अंपायर बहुत थर्ड क्लास लेवल की हुई है। उसके बाद अगर आप क्लोजअप में देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पॉइंट फिंगर और आपके थंब के बीच से बॉल निकली हुई दिखेगी आपको यहाँ पे स्टीव स्मिथ के हाथ से। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, तो नॉट आउट का डिसीजन थर्ड अंपायर ने दिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि क्रिकेट बोला जाता है कि बहुत तेज़ी से चलता है, तो देखने में भी वैसा ही होता है। बॉल इतना जल्दी ट्रैवल करता है, हाथ पे लगता है, कैच ड्रॉप होता है कि नहीं टाइम होता है इतना जल्दी डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे एक जीवन दान मिला विराट को। विराट कोहली इसके बाद बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। हम फिर वही फिंगर क्रॉस करके बैठे थे कि भाई आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है। बहुत टाइम तक उनने वहाँ फिर से जुझारू पारी दिखाते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल बिल्कुल टच नहीं की और
स्लिप को प्ले में लाने का जितना हो सके उतना अवॉइड किया। बट लंच होने से पहले टीम इंडिया को लगा सबसे बड़ा झटका, जहाँ झटका था शुभमन गिल के नाम पे, जहाँ पे हमने देखा है ये पूरी कहानी थी इस बीजीटी की। पहली की 20-25 ओवर के अंदर हमारे 2 से 3 विकेट फटाफट से गिरते हैं। और दूसरी चीज़, जब क्लोजिंग टाइम हो जाता है, लंच का टाइम होता है, टी खत्म होने वाला होता है या फिर दिन का खेल खत्म होने वाला होता है, इस सेशन में हमारे विकेट गिरते हैं, या फिर लंच से आने के बाद हमारे पहले 2 ओवर में विकेट गिरते हैं, टी से आने के बाद 2 ओवर के अंदर हमारे विकेट गिरते हैं, या फिर अगले दिन का खेल शुरू होने के पहले 2 से 3 ओवर में विकेट गिरते हैं। तो ये पैटर्न बन चुका था कि जब मैच के दौरान बड़ा ब्रेक आने वाला होता है उसके पहले और बड़े ओवर और ब्रेक के बाद हमारा विकेट ज़रूर गिरता है। और ये सिर्फ बड़े ब्रेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लंच, टी और डेज प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच में ड्रिंक्स ब्रेक की भी बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ड्रिंक्स ब्रेक के बाद भी अपने प्लान्स बदलता है और टीम इंडिया वहाँ भी विकेट खोती है। तो टीम इंडिया को चाहिए कंटिन्यू मैचेस होते रहे, गेम चलता रहे, बट ऑस्ट्रेलिया मैच कहीं ना कहीं रोकता है जब फील्ड प्लेसमेंट चेंज करते हैं। उन्हें पता है अगले 2 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आने वाला है, तो कुछ अलग ट्राई करते हैं और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद डायरेक्टली कुछ अलग करने लगते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट से तो ज़रूर खेलता है, वही हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। तो इस विकेट के बाद पहला सेशन पूरी तरीके से गया ऑस्ट्रेलिया के नाम, जहाँ 25 ओवर में 57 रन बनाए टीम इंडिया ने और 3 क्रूशल विकेट, तीनों टॉप ऑर्डर उड़ गए हमारे केएल जायसवाल और शुभमन गिल। और उसके बाद विराट को बैटिंग करनी थी पंत के साथ। विराट पंत की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि अगर आप देखें तो पंत थोड़े अग्रेसिव है और जडेजा माफ़ कीजिएगा विराट थोड़े सॉलिड प्लेयर है, वो जल्दी अपना विकेट थ्रो नहीं करते। तो वो जो स्टार्ट हुआ था ना लंच के बाद वो बहुत पॉजिटिव था, हमें बहुत उम्मीद थी कि भाई ये पारी बड़ी चलने वाली है। बट हुआ क्या, एक अच्छी स्ट्रेट ड्राइव आई, एक डबल एक ट्रिपल, बहुत अच्छे से पारी चल रही थी। और दोनों, मुझे एक चीज़ का जो यहाँ पे गैप नजर आया कि विराट और पंत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, जो कि हमने देखा है मोस्टली पिच पे बात होती रहनी चाहिए और विराट को पसंद है बात करते करते वो अपने आप को प्रोएक्टिव रखते हैं, बट वो यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और कभी कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बात नहीं कर रहे थे तो नेगेटिव है, कभी कभी बात करना अच्छा भी होता है, नहीं भी होता है। अगर आप जोन में तो आप चाहते हैं आप बेफिक्र होकर कोई बाहर की बात ना सुनते हुए अपना क्रिकेट खेलते रहो, और कोई कोई प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनसे बात करते रहो तो वो अटेंटिव रहते हैं और वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों चीज़ होती है, बात ज़्यादा करना या ना करना, ये दोनों पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। बट इस मैच में कुछ अलग अप्रोच देखने को मिला, जहाँ पे जो बैट्समैन सोच रहा है उसको वैसे खेलने दो, उनके माइंड में कोई सेकंड थॉट ना आए बात करते हुए, ये डिस्कस हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, दोनों बहुत सॉलिड नज़र आ रहे थे। पंत को बहुत बॉल लगी है भाई, पंत पे मेरे को सही में लग रहा था एक टाइम पे कि भाई ये रिटायर्ड हट ना हो जाए। इनका डिफेंस पे कभी फुल डिफेंस कर रहे हैं तो कभी उंगली पे बॉल आके लग रही है, जहाँ पे हैंडल का ग्रिप होता है वहाँ पे। जडेजा को काफ़ी ज़्यादा बाउंस लग रही थी। हाँ, विराट का विकेट गिर चुका था, फिर से 5th स्टंप की बॉल आई थी वहाँ पे विराट को। और बोलैंड यार बहुत मतलब डिसाइसिव बॉलर है, वो ऐसी बॉलिंग करते हैं, ऐसी लाइन और लेंथ डालते हैं कि बैट निकल ही जा रहा है विराट का, वो रोक ही नहीं पा रहे हैं उस बैट को। उनका एज लगा और वो 17 रन पर आउट हुए। जडेजा है तो उनको भी बाउंसर पे बाउंसर मारी गई और पंत को बहुत बॉल लगी है। अगर मैं सही बताऊँ, उनके दोनों हाथों पे बॉल लगी है, उनको पेट पे बॉल लगी है, उनको इनर थाई, आउटर थाई और बहुत सेंसिटिव एरियाज़ में उनको बॉल लगी है, गले पे बॉल लगी है, हेलमेट पे बॉल लगी है, बैक पे बॉल लगी है, बाउंसर छोड़ते छोड़ते उनकी पीठ पे बॉल लगी है। तो बहुत ज़्यादा जगह उनको काले निशान पड़े होंगे। मैं तो चाहता हूँ अगर पूरी तरीके से पंत फिट नहीं भी है तो ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि पंत बैटिंग ज़रूर कर रहे हैं बट जुरैल विकेट कीपिंग कर सकते हैं और रिस्क हमें अभी भी पंत से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हमें पता है जब वो मैच में पीछे होते हैं तो इंजर्ड करने जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने पूरा गेम प्लान वही रखा था, शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल बाउंसर और एक बॉडी पे लगने वाली बॉल हमेशा आ रही थी ओवर में। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से जुझारू पारी खेली वहाँ पे जडेजा ने, एंड पंत ने बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे। तो दूसरे सेशन में सिर्फ एक विकेट गिरा विराट कोहली का। फिर से 25 ओवर का गेम हुआ, 50 रन बनाए इंडिया ने, जो कि बहुत स्लो थे, 2 के रन रेट से खेल रही थी टीम इंडिया। तो मुझे वहाँ भी थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि आप कभी भी देखो अगर आप 50 पे खेल रहे हो, आप खेल गए 27, मान लो 25 ओवर खेले थे आपने पहले सेशन में, 57 बनाए थे, आप 50 ओवर खेल गए बट आप 107 तक ही पहुँचे। तो हमेशा यहाँ पे बॉलिंग टीम अंदर गेम में रहती है। क्यों? क्योंकि जब विकेट गिरेगा आपका स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं है। ऐसा पुजारा के साथ भी हम बोलते थे 100 पे अगर इंडिया एक विकेट पे 50 ओवर के बाद और आप खेल गए 80 ओवर और रन बने 150, तो कोई फ़र्क नहीं है। 30 ओवर में भले ही बॉलर थका ज़रूर है, जो पुजारा काम करते थे थकाने का, बट आपका स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं है। स्कोर बोर्ड चलाना बहुत ज़रूरी है। पहले दोनों सेशन में स्कोर बोर्ड बिल्कुल नहीं चला, बट एक पॉजिटिव था कि सिर्फ विराट का विकेट गिरा, उसके अलावा पंत और जडेजा ने किसी का विकेट गिरने नहीं दिया। स्टार्क ने बहुत तंग किया, पास में शॉर्ट लेग में खड़े थे ट्रेविस हेड, उनने भी बहुत तंग किया पंत को। और इसके बाद टी ब्रेक का अनाउंसमेंट हुआ और टी ब्रेक के बाद ऐसा था कि टीम इंडिया शायद थोड़ी रफ्तार बढ़ाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैच
बहुत स्लो चल रहा था, 2 के रन रेट से खेल रही थी टीम इंडिया, बट जो चोटें लगी थी पंत को, और मुझे लग रहा है ये बहुत गलत अप्रोच दिया गया था पंत को। पंत इज़ अ फियरलेस प्लेयर, उनका एक्स फैक्टर गेम जो है वही सबको पसंद आता है और वही उनका नेचर है खेलने का, बट अपने नेचर के विपरीत जाते हुए उन्होंने आज पूरा मैच खेला, 98 बॉल में 40 रन बनाए। वरना वो अगर आप नॉर्मल उनको फ्रीली खेल लेते हो तो 98 बॉल में कम से कम नहीं तो 70 रन तो ज़रूर बनाते पंत, और वो 70 रन होते तो 30 रन इंडिया के अभी ज़्यादा होते, इंडिया 210 के पार होता। तो ये सारी सिचुएशन भी आती है। फिर पंत आउट भी कैसी बॉल पे हुए, बॉल आई धीरे, बैट तेज़ चला, बट वो सब बात की बात है। पंत ने बिल्कुल अपने नेचर के विपरीत जाके क्रिकेट खेला है। पता नहीं टीम मीटिंग में क्या बात हुई है, बट ये पंत का गेम नहीं है, हमें समझ आ गया था। और वो भी एक रीज़न था कि पंत को ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि जब पंत अटैकिंग होते हैं वो बैक फुट पे जाके अच्छा सा खेलते हैं और कमिट करते हैं अपने आप को बैक फुट, फ्रंट फुट और ओवर स्टेप करके खेलना। बट यहाँ पे हमने देखा फ्रंट फुट कमिट कर रहे थे सिर्फ डिफेंस के लिए, तो एक बार आप फ्रंट फुट पे चले गए तो बॉल अगर तेज़ी से अंदर आएगी तो आपके दोनों पैर या फिर दोनों पैरों के बीच में लगेगी, या फिर आपको कंधे पे लगेगी, या फिर सीधा मुंह पे लगेगी, क्योंकि आप उसके बाद हट नहीं पाओगे अगर आप फ्रंट फुट पे आ गए। तो ये देखने को मिला था पंत से, जो कि मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। पंत को नॉर्मल खेलने देना चाहिए था, हो सकता था जल्दी भी आउट हो जाए, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अटैकिंग क्रिकेट खेल के हक्का बक्का कर देते, क्योंकि सामने से ब्यू वेबस्टर 8-9 ओवर फ्री के डाल गए बिना रन पड़े। तो वो एक गलत चीज़ हो गई टीम इंडिया से कि ब्यू वेबस्टर जो डेब्यू करके जा रहे थे, भले ही उनको विकेट नहीं दिया बट उन पर हमने अटैक नहीं किया, और उसके कारण क्या हुआ, वो 2-2 3-3 ओवर का स्पेल डाल के गए, और फिर बोलांड, स्टार्क और पैट कमिंस फ्री होके फ्रेश होके वापस से आके बॉलिंग कर गए। तो ये हमने थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़रूर खोई, बट पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली 40 गेंदों में, जहाँ 98 की पारी खेली, जहाँ पे जैसी पंत आउट हुए हमें लगा अभी भी बैटिंग बची है, नीतीश कुमार रेड्डी जडेजा के साथ खेल सकते हैं, बट उसी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी भी पहली बॉल पर आउट होते हैं और 4 विकेट गिर जाते हैं, 4 विकेट ले जाते हैं स्कॉट बॉलैंड, और हैट्रिक पे जाते हैं स्कॉट बॉलैंड। बट अब मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और बोलूँगा, भले नीतीश कुमार रेड्डी ने डेब्यू किया था, उनकी एक सेंचुरी आ चुकी है, एवरेज 49 का है, बट वो चीज़ विराट के साथ भी है, विराट ने भी एक सेंचुरी लगाई है, बाकी डबल डिजिट में कभी कभी सिंगल डिजिट में आउट हुए। तो सिर्फ एक शतक के बाद आपको शांत नहीं रहना है, नीतीश कुमार रेड्डी पे भी खतरा आएगा बहुत जल्दी। अगर सेकंड इनिंग में इनके रन नहीं आए तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो इंग्लैंड का दौरा है वहाँ आपको नीतीश कुमार रेड्डी दिखे ही ना, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की 10 पारी खेलने को मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और एक शतक के बाद आप शांत नहीं रह सकते। जायसवाल ने भी ये चीज़ किया था, पर्थ के बाद उनके रन नहीं आए थे, बट मेलबर्न में लगातार 270 की पारी खेल के उनने प्रूव किया कि उन्हें रन बनाया। बाकी केएल राहुल हमने देखा अच्छी पारी खेले, और उसके अलावा आप देखो किसी के रन नहीं बने। तो एक शतक बना के आप ऐसा नहीं हो सकते कि बेफिक्र हो जाओ, आपकी पारी, आपकी जगह पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखो शतक से पहले 41, 38 नॉट आउट, 42 एंड 16 का स्कोर बनाया था, और शतक के बाद दोनों पारियों में 1 और 0 पे आउट हुए, जहाँ हमें दोनों जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी की ज़रूरत थी। मेलबर्न में ज़रूरत थी टेस्ट मैच को ड्रॉ करने की, वहाँ नेथन लायन के शिकार बने, और यहाँ पे जब एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, थोड़ा लंबा खेलने जाना था, इनने भी चौथे 5वें स्टंप पे बैट फेंका और अगली ही बॉल पे ये भी आउट होकर पवेलियन चले गए। फिर बात आते हैं वाशिंगटन सुंदर, और वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर के साथ भी सेम वही देखने को मिला कि वो बैटिंग कर रहे थे फिर से जडेजा के साथ, जहाँ हमें पता था जडेजा काम कर जाएंगे, बट वाशिंगटन सुंदर का डिसमिसल और ये थर्ड अंपायर, ये स्निकोमीटर, ये हॉकाई, ये सब फेल नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से। पहले पर्थ टेस्ट मैच में केएल राहुल कहीं से आउट नहीं थे, वो बैट था, वो पैड पे लगा था, बट स्पाइक आया था, तो अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन चेंज करके आउट दिया था। और उसके बाद जायसवाल का पिछले टेस्ट मैच में हमने मेलबर्न टेस्ट में देखा, जहां स्नीको पे कोई हरकत नहीं थी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज़रूर दिखा था अपने नेकेड आई से हमें, तो अंपायर ने कंक्लूसिव एविडेंस स्नीको पे नहीं था, बट ह्यूमन आई के हिसाब से उन्होंने देखा कि वहाँ डिफ्लेक्शन था, तो वहाँ पे जायसवाल को आउट दिया। और उसके बाद आज हमने देखा वापस से बाउंसर पे वाशिंगटन सुंदर का, उनको तो वो पूरे डीआरएस के टाइम पे गर्दन हिला रहे थे, भाई मेरा बैट लगा ही नहीं है, ना ग्लव्स लगा है, बट फिर भी थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन पलटा और वहाँ आउट दिया। तो यहाँ कंट्रोवर्सी सिर्फ प्लेयरों के बीच में नहीं हुई है, अंपायरिंग भी बहुत साधारण हुई है, और ये सब कुछ टीम इंडिया के साथ हुआ है। अगर आप देखो एक बार मिचेल मार्श का भी डिसमिसल एलबीडब्ल्यू नहीं दिया था, और एक दो टाइम ऐसा भी हुआ जहाँ पे क्लोज कॉल थे, बट अंपायर ने उस अपील को खारिज ही कर दी एकदम से। और एक दो बार तो इंडिया के डीआरएस ख़त्म होने के बाद भी ऐसा हुआ कि अपील हुई तो अंपायर ने तो एंटरटेन ही नहीं किया, और इंडिया लाचार नज़र आती है कि भाई हमारे पास डीआरएस नहीं है, वरना हम तो पक्का इसको थर्ड अंपायर के पास लेके जाते। तो ये थोड़ी ख़राब अंपायरिंग भी देखने को मिली है हमें इस बीजीटी में। उसके बाद फिर से बुमराह, जो कि हम बोल रहे हैं आपको
बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करके दे रहे हैं, और जब वो कैप्टन हो जाते हैं तो हमें पता ही है वो दोनों में कंट्रीब्यूशन करना बहुत जानते हैं और उनको पसंद है बैटिंग करना, तो आए बैटिंग करने। एक छक्का तो हमेशा बुमराह से बनता है, उनने एक छक्का लगाया। शमी नहीं है यहाँ पे, तो अब बुमराह पे पूरी नजरें थी और सिराज के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा जल्दी आउट ज़रूर हुए थे, बट प्रसिद्ध कृष्णा हम जानते हैं बैटिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं। तो बुमराह बैटिंग कर रहे थे सिराज के साथ। सिराज को भी एक बॉल जबड़े पे लगी थी और वो काफ़ी तेज़ लगी थी। मतलब आपने देखा होगा हेलमेट का जैसे यहाँ पे शेल्फ होता है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई कवर नहीं होता, आपको प्रोटेक्शन यहाँ कोई नहीं होती। उनके चिन पे जाके बॉल लगी थी और वो तेज़ लगी थी और वो टॉप एज लग के उनके मुंह पे गई थी बॉल। मतलब बैट से रब होके, ग्लव से रब होके गले पे बॉल लगी थी। मुझे लगा था वहाँ मैच बहुत लंबा रुक सकता है, बट ज़्यादा रुका नहीं। वापस से आए सिराज बैटिंग करने और उसके ही अगले ओवर में 3 चौके लगातार मारे बुमराह ने और उसके नेक्स्ट ओवर में एक छक्का मारा। लग रहा था 170 पे हम ऑल आउट हो जाएंगे मैक्सिमम, बट बुमराह लेकर के गए 185 तक और इंडिया ऑल आउट होती है, जहां आखिरी विकेट बुमराह के रूप में गिरता है। टीम इंडिया के पास पूरा प्लान रेडी होता है कि 6 ओवर बचे थे दिन के, 2 ओवर कटे चेंज ओवर के, 4 ओवर मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 3 ओवर की परमिशन मिल चुकी थी इंडिया को। तो इंडिया को पता था कि 3 ओवर डालने, 1 विकेट या फिर 2 मिल गए तो हम कम बैक कर सकते हैं आज के दिन के खेल में। तो वैसे ही देखने को मिला। सैम कॉन्स्टास ने पहली बॉल खेलने का ट्राई किया बुमराह को और वो भाई फिर से ओवर स्टेप पे ओवर स्टेप। मतलब ये अब मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मतलब बेशर्मी वाला क्रिकेट हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आप अग्रेसिव होके, ओवर अग्रेसिव होके और ज़्यादा ही स्लेज करके प्लेयरों को तोड़ दोगे, बट ऐसा नहीं होता। सामने सीनियर प्लेयर की एक रिस्पेक्ट भी चीज़ होती है, क्योंकि आप देखो इस पूरे दौर पे ट्रेविस हेड ने थोड़ी स्लेजिंग की है, बट स्टीव स्मिथ जो आपके वर्ल्ड क्रिकेट के मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनसे आपने ज़्यादा स्लेजिंग नहीं देखी है ना। मानस लाबुशेन से देखिए, तो मतलब भाई सीनियर प्लेयर को पता है कैसे खेलना है। बट ये कॉन्स्टास कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर रहे हैं, मतलब क्लियर भी बता दूँ तो हुआ क्या था। 9 रन पे खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया, 2.54 ओवर हुए थे। 2.5 जो है मतलब 5वीं बॉल ओवर के डालने के लिए बुमराह रेडी थे, बट ख्वाजा को पता था टाइम लेना पड़ेगा वरना सामने से सिराज आ जाएंगे चौथा ओवर डालने। तो वही प्लान था कि भाई इसी ओवर को आखिरी ओवर बनाया जाए। तो ख्वाजा अच्छा खासा टाइम ले रहे थे, तो बुमराह वहाँ गुस्सा हो गए थे कि तुम रेडी हो या ना हो, मैं तो डालने आ रहा हूँ बॉल। तो ख्वाजा फिर भी हट गए साइड। तो बात हो रही है यहाँ पे बॉलिंग एंड से बुमराह और ख्वाजा की, और बीच में अंपायर है। बट ये सामने नॉन स्ट्राइकर पे ख्वाजा के सपोर्ट में या फिर फेवर में बोल के स्लेजिंग करने का सैम कॉन्स्टास का क्या मतलब बनता है। उनको बस हर बात में घुसने का आता है, मतलब मन करता है शायद। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर फालतू में नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर बुमराह को कुछ बोल रहे थे। 2.5 जो बॉल थी, मतलब थर्ड ओवर की जो 5वीं बॉल थी, वो बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस की वहाँ पे ख्वाजा ने, और जाते टाइम भी कुछ बवाल हुआ था, फिर कुछ कॉन्स्टास ने बोला था। और उसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पे बुमराह निकालते हैं आउटसाइड एज उस्मान ख्वाजा का और स्लिप में कैच लेते हैं केएल राहुल, और वहाँ पे पहला विकेट मिलता है टीम इंडिया को। और टीम इंडिया ख्वाजा का सेलिब्रेट ना करते हुए, विकेट सेलिब्रेट ना करते हुए कॉन्स्टास के पास गई थी अग्रेशन दिखाने। तो यहाँ पे एक और चीज़ साबित होती है, ये पूरा टेस्ट मैच वर्थ टेस्ट मैच के एकदम कॉपी पेस्ट नज़र आ रहा है, जहाँ एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। और उसके बाद हमने देखा था ये चीज़ गायब थी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट में, जहाँ रोहित शर्मा थोड़े डिसेंट कप्तानी करते हैं, वो ज़्यादा एग्रेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। बट फर्स्ट टेस्ट मैच में भी हमने देखा था बुमराह और विराट की जोड़ी कर रही थी कप्तानी, वो सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विराट एंड बुमराह पूरी तरीके से फुल ऑन अटैक करने वाले, और मैं तो चाहता हूँ कल टीम इंडिया उतरे मैदान पे और फटाफट से गुच्छों में विकेट ले। पहले तो विकेट आना चाहिए सैम कॉन्स्टास का, और चाहे सिराज ले या बुमराह ले, कॉन्स्टास के साथ फटाफट से स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, फिर बी वेबस्टर तक खाली करो और इनको 185 400 तक फील होना चाहिए, ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए। दिन का खेल खत्म हुआ है, इंडिया बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है जो सैम कॉन्स्टास कर रहे हैं। टीम इंडिया थोड़ा निराश भी नजर आई अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से, और साथ ही साथ जो बिहेवियर दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स और ऑन फील्ड पे जो प्लेयर्स कर रहे हैं, ये सब कुछ इंडिया के अगेंस्ट ज़रूर गया है। पर टीम इंडिया को यहाँ पे ये मैच भी जीतना है, सीरीज़ को 2-2 से लेवल करके बीजीटी अपने पास रिटेन करनी है। तो उसके फोकस पे टीम इंडिया कल उतरेगी और ट्राई करेगी 185 से तो बहुत ही दूर के स्कोर पे ऑल आउट करे ऑस्ट्रेलिया को। अब बात कर लेते हैं पूरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा था। तो पहले अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया 185 पे ऑल आउट हुआ, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर थे हमारी तरफ से पंत जिनने बनाए 40, 26 बनाए जडेजा ने, बुमराह के 22 और शुभमन गिल के 20। इसके बाद 17 रन हाईएस्ट थे विराट के, 4 विकेट लेकर के गए स्कॉट बॉल्डन, मिचेल मार्श के 3 विकेट, पैट कमिंस के 2 विकेट और 1 विकेट मिला नेथन लायन को। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया 9 रन पे खेल रही है फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ही ओवर डाले हैं, तो इंडियन बॉलर पूरी तरीके से फ्रेश है। और जो मैं आपको वापस एक चीज़ बोल रहा था, बस इस टेस्ट मैच में इंडिया टॉस जीते बैटिंग करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बुमराह को लगभग 1 दिन का रेस्ट मिल गया। बट थोड़ी और बैटिंग होती तो प्रॉपर 1 दिन का रेस्ट मिलता, ओवरनाइट चेंज करते, तो उसके बाद कल होती बैटिंग तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट कोई दिक्कत नहीं, कौन सा 7 पे खेल रहे हैं, ख्वाजा 2 पे आउट हो चुके हैं, अब कल आएंगे बैटिंग करने मानस लाबुशेन। तो देखते हैं यहाँ पे कैसी बैटिंग होती है और टीम इंडिया कितनी जल्दी धराशायी करती है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 1 विकेट ले चुके
चुके हैं बुमराह। सिराज ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, तो वो भी उम्मीद करेंगे पहले ही ओवर में आके कोई सफलता दिलाए। सेशन बाय सेशन की बात करेंगे तो डे 1 में क्या कुछ घटा था। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी 25, यहाँ पे पहले दिन डाले गए थे, पहले सेशन में डाले गए थे ओवर 57 रन बने थे, 3 विकेट गिरे थे। दूसरे सेशन में 25 ओवर में सिर्फ 50 रन बने थे, 2 के रन रेट से खेला था टीम इंडिया, जहाँ पे थोड़ी गलती ज़रूर हुई थी। और उसके बाद तीसरे सेशन में 22.2 ओवर इंडिया ने खेले, 78 रन बनाए, 6 विकेट गिर के इंडिया ऑल आउट हुई। 3 ओवर खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन बनाए और 1 विकेट गिरे। पूरे दिन के खेल में बहुत कम ओवर हुए, 75.2 ओवर्स हुए, 194 रन बने और 11 विकेट गिरे हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, भले न्यूज़ में आज कल परसों 3 दिन बाद आएगा, ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में पॉइंट कटने वाला है स्लो ओवर रेट का, क्योंकि सिर्फ 75 ओवर डले हैं। और आप वो देखो 90 ओवर होने चाहिए, 80 भी नहीं हुए और 75 हुए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा गलती है, तो उनके पॉइंट्स कटने वाले हैं। और अगर ऐसे ही डेली के पॉइंट्स कटे, तो अगर वो मैच ड्रॉ भी करने में कामयाब होते हैं इस टेस्ट मैच को, तो हो सकता है इंडिया क्वालिफाई कर जाए। अगर 2-0 या 1-0 श्रीलंका उनको हरा देगी तो कल का गेम प्लान कंफर्म है। इंडिया को 80 के ऊपर ओवर डालने ही पड़ेंगे, और 80 के ओवर मैं तो चाहता हूँ ना डालने पड़े, 50-60 ओवर के अंदर इनको भी ऑल आउट करो। 20 की लीड अगर एक्स्ट्रा उनके पास चली गई तो भी चलेगा, 20-25 की लीड हमें भी मिल गई तो भी चलेगा। पर टीम इंडिया को अब सेकंड इनिंग में तगड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिडनी की ये पिच काफ़ी ज़्यादा हरी है। यहाँ पे बॉलर्स को मदद है, बस आपको एक काम करना है, बैट्समैन अच्छे रन बना के जाएंगे तभी बॉलर्स को सपोर्ट होने वाला है। तो उस एम से टीम इंडिया कल उतरेगी, जहाँ सैम कॉन्स्टास को स्लेज करके आउट करना है और ऑस्ट्रेलिया को दबाना है पूरी तरीके से सिडनी टेस्ट में। और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि टीम इंडिया 2-2 से सीरीज़ को ड्रॉ करेगी और आगे बढ़ेगी बीजीटी में और WTC के फाइनल में अपनी चांस को मेंटेन रखेगी। तो देखते हैं टीम इंडिया कल कैसे खेलती है। कैसा लगा ये हाईलाइट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।